हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। अब अपन यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। पिछले में अपन ने प्रबाल व्यंजन के बारे में पढ़ा था, आज उसके आगे प्रोसीड करते हैं। ओके। हाँ दोस्तों, ये था वो प्रबाल व्यंजन जो मैंने आपको बताया था। अब इसके आगे और चलते हैं। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। महत्वपूर्ण तथ्य मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं वो इनसे बनते हैं। और इसको पूरा करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, करीबन 300 से 400 क्वेश्चन लगाएंगे, जितने जितने जो अपन ने 3 से 4 टॉपिक अभी पढ़े हैं उन सभी से। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। पहले इन द्वीपों को कुछ अलग नाम से जाना जाता था, अब जो है इनको कुछ अलग नाम से जाना जाता है। तो इनके द्वीपों के नाम जो हैं वो बदल दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है रॉस द्वीप। कौन सा? रॉस द्वीप, जिसको अब बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या बोलते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा द्वीप था नील द्वीप। कौन सा था? नील द्वीप, जिसको अब कहते हैं शहीद द्वीप हैवलॉक। शहीद द्वीप कहते हैं इसको। देखिए बताता हूँ मैं फिर से आपको। पहला है रॉस द्वीप, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बोलते थे। दूसरा है नील द्वीप, जिसको अब शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। तीसरा है हैवलॉक द्वीप, जिसको स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं। तो आपको ये याद करने हैं। कैसे याद करोगे? रॉस द्वीप है, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस मतलब बॉस कर लीजिए, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बॉस से बॉस, रॉस बॉस। ठीक है। दूसरा है नील द्वीप। नील द्वीप, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी नीली पड़ जाती है। अब नीली पड़ जाती है मतलब वो शहीद हो जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि शहीद द्वीप नील द्वीप को अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तीसरा कैसे याद रखोगे? तीसरा है हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम अब रख दिया गया है स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का आप क्या बना सकते हो? ठीक है, हैवलॉक द्वीप, इसमें लॉक आ रहा है, लॉक लॉक लॉक। और ये है स्वराज। भाई यहाँ भी बड़े बड़े राज होंगे, वहाँ पे लॉक तो लगा ही होगा, मतलब वो चीज़ जानने योग्य नहीं होगी। ऐसे याद रख सकते हो आप। ओके, उसको स्वराज द्वीप बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रॉस बॉस, ऐसे याद रखना। दूसरा है नील द्वीप, नील मतलब बॉडी, बॉडी नीली पड़ जाती है तो शहीद हो जाता है इंसान, तभी ऐसा होता है, तो नील द्वीप को शहीद द्वीप। थर्ड है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप। तीसरा है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक में लॉक आ रहा है और यहाँ पे स्वराज है, स्वराज में राज है और यहाँ पे लॉक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तीसरा था स्वराज द्वीप। ठीक है, अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। हैवलॉक द्वीप का नाम ब्रिटिश जनरल सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के दौरान भारत में सेवाएं दी थी। ये बोलना ये चाह रहा है, जो हैवलॉक द्वीप का नाम है वो ब्रिटेन के एक जनरल थे, उनका नाम था सर हेनरी हैवलॉक, उनके नाम पे रखा गया था। उन्होंने जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था उसके दौरान भारत में सेवा दी थी, तो उन्हीं के नाम पर उसका द्वीप का नाम रख दिया था हैवलॉक द्वीप। उसको आप क्या बोलते हैं? अब उसको स्वराज द्वीप बोलते हैं। आगे क्या है? पम्बन द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। पम्बन द्वीप कहाँ पड़ता है? पम्बन द्वीप ये है, यहाँ से ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है, और यहाँ से ये यहाँ पे क्या पड़ेगा? पम्बन द्वीप। उसको क्या कहते हैं? रामेश्वरम, क्योंकि रामेश्वरम को मंदिर है, धनुषकोटी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। राम सेतु को ही आदम का पुल भी कहते हैं। राम सेतु का जो पुल है उसको आदम का पुल भी कहते हैं। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको एज याद रखना पड़ेगा। अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, ना कि दक्षिणी अंडमान। जैसा मैंने आपको बताया था, 4 द्वीप थे,
यहाँ पे 10 डिग्री चैनल था और यहाँ पे कार निकोबार और वो उसके द्वीप समूह थे। ये कौन सा था? उत्तरी। ये कौन सा था? मध्य। और ये कौन सा था? ये था दक्षिणी। और सबसे लास्ट वाले को क्या बोलते थे? सबसे लास्ट वाले को बोलते थे लिटिल। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है आपको। सॉरी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क्या कहते हैं? मरकत द्वीप कहते हैं। मरकत द्वीप, मरकत द्वीप, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। काफ़ी बार बोल चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। माउंट थुलियर 642 मीटर, जो कि ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग करता है। हाँ, जोड़ता है या अलग करता है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए, पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। राम सेतु को ही आदम का पुल भी कहते हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, ना कि दक्षिणी अंडमान है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। माउंट थुलियर 642 मीटर, जो कि ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों के बीच में है, और जो एक दूसरे को अलग करता है या जोड़ता है, आप कुछ भी कह सकते हो भाई। कोई चीज़ जब जोड़ेगी तो वो चीज़ अलग भी तो कर सकती है ना। आगे बढ़ते हैं अब अपन। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडुर बांडुर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रावर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है ये। जो दक्षिण अंडमान है, ये दिख रहा है, ये कोको द्वीप है, ये है। थोड़ा सा जूम कर दूँ क्या मैं इसको? 1 मिनट जी, मैंने जूम कर दिया। ये द्वीप है, ये द्वीप है, ये मिडिल है, ये साउथ है, ये लिटिल है, ये कार निकोबार है, ये 10 डिग्री चैनल है। वही चीज़ है ना। तो लास्ट में लास्ट में क्या है? लास्ट में जो है वो लिटिल अंडमान है, ना कि दक्षिण अंडमान। ठीक है। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडुर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय जाइंट रोवर कर्व, मतलब सबसे बड़े जो केकड़े होते हैं, जाइंट रोवर कर्व बोलते हैं उनको। जाइंट रोवर क्रैब 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 के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बड़े बड़े केकड़े पाए जाते हैं बृहत्तम रूप से, वो भी विश्व के सबसे बड़े। उनका नाम है जाइंट रोवर क्रैब। ओके। भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियाँ और चैनल, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है ये? किसी भी देश का अधिकार केवल उसके स्थलों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका अधिकार समुद्रों में भी, उसकी समुद्री में भी सीमा पर भी रहता है। प्रत्येक देश को समुद्र से सामान प्राप्त करने का अधिकार होता है। सभी देशों की समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिए एक समझौता या कानून बनाया गया था। कब? 1982 में बनाया था। उसका नाम था अनक्लोज। अनक्लोज मीन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, समुद्री कानून पर संयुक्त राज्य संधि बनाई गई थी। इसके तहत भारत की 3 समुद्री सीमा निर्धारित की गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? 3। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। द्वीपों के तट काफ़ी कटे छटे अथवा टेढ़े मेढ़े होते हैं। टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा को ही आधार रेखा कहा जाता है। तट और आधार रेखा के बीच जो जल होता है उसे आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक जल। देखिए, ये मैंने बनाया, तो ये तो मैंने मतलब देख फिर से बनाता हूँ। ये मैंने बनाया, रेखा ऐसी रहती टेढ़ी, आड़ी तिरछी, जरूरी थोड़ी ना सीधी रहेगी। तो यहाँ से एक ऐसी रेखा खींच दी जाती है, इतनी। अब जैसे इसको भी यहाँ से ले लो, ये खींच दिए। अब जो ये इनका बीच का पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये जो है ये सब
ये टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली एक आधार रेखा होती है, और ये जो अंदर है इन दोनों के बीच में, उसको क्या कहते हैं? उसको आंतरिक जल कहते हैं, उसी को आंतरिक जल कहते हैं। तट और आधार रेखा के बीच में जो जल है उसे आंतरिक जल कहते हैं। भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, मतलब जो हिंद महासागर है उसमें भारत जो है उसकी सबसे लंबी तट रेखा है। विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए, अर्थात उनकी समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अनक्लोज के आधार पर ही भारत की समुद्री सीमाएं 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? प्रादेशिक सीमा और अविच्छिन्न मंडल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अपन इसको एक एक करके पढ़ते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या है? प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 मीटर होता है। ये ऐसा बोल रहा है, देखिए ये बनाया मैंने भारत, ये उसके बाजू से ये गई, मान लो आधार रेखा गई है, ये गई। समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये जो समुद्र है, ये जो समुद्र है, ये इसको क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसमें भारत क्या कर सकता है? इसमें भारत कुछ भी कर सकता है। वहाँ पे मतलब टापू वगैरह बना सकता है, रिसर्च कर सकता है, पेट्रोल निकाल सकता है। भारत का संपूर्ण अधिकार होता है इस पे। संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा संपूर्ण। भारत का संपूर्ण अधिकार है नॉट। 1 नॉटिकल मील अथवा समुद्री, मतलब 1 नॉटिकल मील में 1.8 मीटर होते हैं, मतलब करीबन 1.5 किलोमीटर प्लस। ठीक है, 1.8। इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा वाला ये है, अभिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के, क्या है? 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? सीमा शुल्क वसूली का अधिकार और साफ सफाई का अधिकार। सीमा शुल्क का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार और वित्तीय अधिकार। ठीक है। और थर्ड कौन सा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। 200 समुद्री मील तक नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है इसको पूरा पूरा, और प्राकृतिक दोहन करने का संपूर्ण अधिकार है। पहली देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि सभी देशों को समुद्र में व्यापार करने के लिए बराबर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद वहाँ से भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है एक, और एक संधि हुई थी कब? 1982 में। अनक्लोज नाम था उसका, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। वहाँ पे ये तय हुआ कि 3 क्षेत्र हैं, मतलब भाई इतना बड़ा समुद्र है, कौन कहाँ क्या करेगा। सबसे तो समझौते में ये हुआ कि 200 नॉटिकल मील तक जो देश है उसका अधिकार होगा, और बाकी का जो समुद्र है उस पर सभी देशों का बराबर बराबर अधिकार होगा। अब उन 200 नॉटिकल मील को भी 3 भागों में तोड़ा गया या बांटा गया। कौन कौन से? प्रादेशिक समुद्री सीमा, आवेक्षित मंडल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा है, मतलब 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है।
1 नॉटिकल मील में 1.8 मील होते हैं। अविच्छिन्न अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता ही है, और इसमें भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? सीमा शुल्क वसूली का अधिकार दिया गया है, साफ सफाई का अधिकार दिया गया है, और वित्तीय अधिकार दिया गया है। वित्तीय अधिकार मतलब कैसा? जैसे मान लीजिए किसी की नाव वगैरह या कोई जहाज़ वगैरह आ जाता है 24 नॉटिकल मील में, तो भारत का अधिकार है कि वो उससे उसका चार्ज ले, पैसा ले, पार्किंग का पैसा ले। जैसे अपन जाते हैं कहीं पार्किंग करने हैं तो पैसा देना पड़ता है ना, दूसरों की जगह होती है, वैसे ही भारत को भी अधिकार है कि वो उनसे चार्ज करे। तीसरा कौन सा है? तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक रहता है, और इसमें भी भारत को 3 तरीके के अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है पूरा पूरा, और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करने का भी अधिकार है। प्राकृतिक संसाधन कैसे? जैसे पेट्रोल निकल रहा है या और भी कुछ चीज़ें निकल रही हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि मुंबई हाई से पेट्रोल निकाला जाता है, तो वो क्या है? वो 200 समुद्री मील के अंतर्गत ही आता है, तभी अपना उस पर अधिकार है। तब वहाँ से अपन मतलब क्या है, निकाल सकते हैं, पेट्रोल वगैरह को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, समुद्र में प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, समुद्र में इतना कुछ है, इतना कुछ मतलब ज़मीन पे नहीं मिलता। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। तेल और प्राकृतिक का सबसे बड़ा है, वह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है, तभी तो वहाँ से तेल निकाल सकते हैं अपन। देश में 65% तेल का उत्पादन होता है यहाँ से, और बाकी का इंपोर्ट करना पड़ता है। 3 तरफ से भूमि से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। 3 तरफ से भूमि से घिरी समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं, और जो ज़मीन का लैंड है वो यदि 3 तरफ से पानी से घिरा है तो उसको क्या बोलते हैं? पठार। जैसे अपने यहाँ पे है ना, अपने यहाँ पे भी है, वो क्या बोलते हैं? जैसे ये अपने नीचे है ना, क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। हाँ, ये प्रायद्वीप बोलते हैं उसको। लेकिन जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है वो। और जो 3 तरफ से ज़मीन से घिरा है उसको खाड़ी बोलते हैं, जैसे अपनी बंगाल की खाड़ी। बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में वे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में वे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। सकड़ी छोटी खाड़ियों को अंग्रेजी में गल्फ़ कहते हैं, जैसे गल्फ़ ऑफ खंबात। ये तो मैप वो पुरानी मैप है, ये इसी का ही मैप है, मैप ऑफ लक्षद्वीप का ही है। अब चाहो देख सकते हो, मिनिकॉय द्वीप, ये वो बाकी सब द्वीप हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये सहेली द्वीप, काले पानी, करिया, कावाराती, एंड्रॉयड, कल्तन, किदमत, मिनिकॉय, है ना, ये सब वही है। फिर है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ये गुजरात के कच्छ जिले के पास है। यह एक दलदली क्षेत्र है। सर क्रीक के दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो विवाद तो होना ही है, पाकिस्तान तो हर बात में विवाद करते ही रहता है। मैं आपको इसके लोकेशन बता देता हूँ। देखिए ये है भारत, ये गुजरात है, और ये ऊपर ये यहाँ पाकिस्तान पड़ जाएगा। तो कच्छ की खाड़ी यहीं पड़ती है, गुजरात में पड़ती है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी यहाँ से यहाँ तक है, कच्छ की खाड़ी। और पाकिस्तान यहाँ है, तो ये यहाँ की खाड़ी में वो बोलता है, लड़ाई होती है उसमें। दूसरा है खंबात की खाड़ी। कौन सी है? खंबात की खाड़ी। पहली पड़ी कच्छ की खाड़ी, दूसरी पड़ी खंबात की खाड़ी, तीसरी है मन्नार की, चौथी है पाक जल संधि। जिसमें से मैं आप खंबात की खाड़ी के बारे में बता चुका हूँ, मन्नार की खाड़ी के बारे में बता चुका हूँ, और पाक जल संधि के बारे में भी बता चुका हूँ। और आज मैंने आपको बताया कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में पड़ती है, कच्छ ज़िले के पास।
खम्बात की खाड़ी यह गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर है। यहाँ पे नर्मदा नदी के मुहाने पर एक अलियाबेट द्वीप भी है, जो मैंने आपको बताया था पिछली बार, तो उसको भी ध्यान रखना है। मन्नार की खाड़ी यह है भारत और श्रीलंका के मध्य तमिलनाडु के दक्षिण में राम सेतु के पश्चिम में है। ये भी बताया था मैंने आपको विद मैप। पाक की जल संधि यहीं पड़ती है, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ये आपको मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आपको ये याद होगी। बंगाल की खाड़ी यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बड़ी खाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में है। ओके। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसे पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। ठीक है, सही है, देखा है अपन ने। क्योंकि चैनल मैंने आपको बताया था 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, ये सब चैनलों के नाम मैंने आपको बताए हैं, विद मैप बताए हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एक बार बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था कि ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है, एल लिख देता हूँ, एम लिख देता हूँ, और ये है मालदीव, है ना। ये क्या है, मालदीव। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे है 8 डिग्री चैनल, यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल। मतलब मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री है, और मिनिकॉय द्वीप समूह लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है। इसके बाद मैंने आपको 10 डिग्री का भी बताया था। ये 4 यहाँ पे पड़ती है 10 डिग्री, ये लिटिल अंडमान द्वीप समूह, और ये कार निकोबार, और ये 10 डिग्री है। ओके। नेक्स्ट 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में है। ठीक है, 8 डिग्री मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच। 9 कहाँ है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में। और 10 कहाँ है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच। एक कोको चैनल है, मैंने आपको बताया था कोको चैनल उत्तरी अंडमान के भी उत्तर में है, जो कि म्यांमार का हिस्सा है। यह है म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है कोको चैनल। बस इतना ही है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी आज की क्लास है। देखिए, सीखने को तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, मैं और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ अपने आप में। पर एक बात है कि जो आपको पढ़ाया वो कंटेंट बहुत अच्छा है, और आपको पढ़ना है। बस पढ़ने के लिए वीडियो वॉच करिए, गूगल पे सर्च करिए और मैप उठाइए। बस ये सिर्फ आप एक बार करोगे तो ये आपको पूरे टाइम तक याद रहेगा, आप इसको भूलोगे नहीं। जब भूलोगे नहीं तो पेपर में अच्छा स्कोर करोगे। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी करेंगे, और 300-400 क्वेश्चन आंसर। मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपको चैप्टर बताए थे। काफ़ी बड़ी फाइल हो गई है, देखिए। हाँ, ये मैंने आपको चैप्टर बताया था ना कि भारत की अवस्थिति और विस्तार, भारत के द्वीप, प्रवाल द्वीप, भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियाँ, इन सबसे अपन क्वेश्चन करेंगे। करीबन करीबन 100 क्वेश्चन तो करेंगे सबसे, तो 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे अपन। ओके ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो गई आज की, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।